नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटिन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक में स्वागत है। मित्रों, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में चल रहे थे और अभी हम लोग मास मूवमेंट देखने वाले हैं। ठीक है मित्रों, इससे पहले एक दो चीज़, अभी जो हम लोग नोट्स अभी पढ़ रहे हैं ना, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये मैंने जीसी लियोंग से उठाया हुआ है। ठीक है, कौन सी किताब से उठाया है? जीसी लियोंग से, शायद ये 9th-10th की किताब है, अमेरिकन जो स्कूल्स होते हैं उनके। मित्रों, हमने सेकंड लेक्चर में ये कुछ लॉन्ग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लॉन्गेस्ट डे के बारे में, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, वो मिस हो गया था एक दो लेक्चर में। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या था ना कि वो जो मैं जनवरी का जो टाइम बता रहा था, जनवरी का टाइम बता रहा था, राइट। तो लॉन्गेस्ट डे जो है अपना, लॉन्गेस्ट डे कहाँ का? सदर्न हेमिस्फेयर का। कौन सा है वो? 22nd डेक है, जो कि आपका सोल्स्टिस डे भी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे यहाँ पर होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है ये? 21 जून को होता है। ठीक है मित्रों, ठीक है। वो जो मैं आपको बता रहा था वो एक्चुअली ये था कि सन पूछ रहा था कि अर्थ जो है वो सन के सबसे निकट कब होता है, सबसे पास में कब होता है, ये सवाल था। वो मैं कंफ्यूज हो रहा था उस टाइम पे। एक उसमें और मैंने जोड़ दिया था कि हॉटेस्ट डे। तो हॉटेस्ट डे जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट डे है वो हॉटेस्ट डे हो। ठीक है, हॉटेस्ट डे का होना मतलब प्रैक्टिकली बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। हॉटेस्ट डे आपका जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जून में ही हो, मई में भी आपका हॉटेस्ट डे आ सकता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से। और सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में ज़रूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट डे 22 दिसंबर के आसपास हॉटेस्ट डे हो। वो 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 17 दिसंबर, 20 दिसंबर कभी भी वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें लोकल फैक्टर्स जो है ना वो भी काम करते हैं। लोकल फैक्टर्स एज इन विंड का स्पीड हो गया, फिर रेनफॉल का पैटर्न हो गया। मान लीजिए अगर 22 दिसंबर को किसी भी कारण से पानी बरस गया तो ऑब्वियसली ये हॉटेस्ट डे नहीं हो सकता, राइट। तो सवाल वहाँ पर क्या था? लॉन्गेस्ट डे आपने समझ लिया, हॉटेस्ट डे कोई नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये एक फैक्चुअल सवाल है। हर साल वैरी करता है, किसी दिन 17 दिसंबर को, किसी दिन 20 दिसंबर को, किसी दिन 22 को भी हो सकता है। ठीक है, ये पूछा सवाल ये था उसमें जहाँ पर कन्फ्यूज़न था कि अर्थ जो है वो सन के सबसे क्लोज कब होता है, क्लोजेस्ट टू सन, ये कब होता है, ये सवाल था। इसका आंसर था आपका 4 जनवरी। ठीक है, अब इसमें यह है कि दिखने से तो एलिप्टिकल पाथ है ना, और उसमें अर्थ का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो आपका इक्विनॉक्स के डे पे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वो एलिप्टिकल पाथ है, बट इसमें और साइंस है। अगर स्पेस साइंस में जाते हैं अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि और भी फैक्टर्स हैं जो अंतरिक्ष में आपको डिटरमाइन करता है चीज़ सबको। ठीक है ना। अब ये क्या डिटरमाइन करता है कि हमको क्या पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड में घूमता है, लेकिन सन पहले तक, काफ़ी पहले तो ये माना जाता था कि सन स्टेबल है, लेकिन सन भी स्टेबल नहीं है। सन क्या कर रहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके चारों अराउंड कौन घूम रहा है? सन घूम रहा है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी को हम लोग ब्लैक से दिखाते हैं। ठीक है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर पे क्या है, अब ये आप चेक कीजिए। ठीक है, ये सन है, अपना सन है, और इसके चारों साइड कौन घूम रहा है? अर्थ घूम रहा है। एलिप्टिकल पाथ पे अर्थ घूम रहा है। सिर्फ अर्थ ही दिखा देते हैं, उससे भी काम हो जाएगा अपना, है ना। इसके चारों साइड पे अर्थ घूम रहा है, ये अर्थ है अपना। ये कहाँ पे घूम रहा है? इसके चारों साइड एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। एलिप्टिकल ही पाथ है, गोल दिखा रहा हूँ बट एलिप्टिकल है। बस ये क्या है? सन के ये घूम रहा है। जैसे अर्थ घूम रहा है सन के चारों साइड में मून के साथ, वैसे ही सन घूम रहा है चारों साइड में किसके? मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अर्थ को लेकर के। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि अर्थ क्लोजेस्ट कब है। ठीक है ना, तो उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, बस क्लोजेस्ट कब है तो वो 4 जनवरी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है मित्र, ये वो पॉइंट था जो मिस कर गया था, मतलब देख लिया था बट पढ़ाने में बैठता हूँ तो वो दिमाग से उतर गया था। ठीक है, आ जाइए अब मास मूवमेंट पर। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मास मूवमेंट होता है कि जब भी एक मोटा मोटा आपको मैं आउटलाइन बताता हूँ कि एक ये मिट्टी का ये है ना, ये मिट्टी है सारा, इस पे बारिश हुआ।
ठीक है, बारिश के साथ ये क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये मान लीजिए किसी हिल पे है, अब ये क्या होगा, नीचे गिरेगा। ये पत्थर नहीं है, मिट्टी है, थोड़ा पत्थर जैसा दिख रहा है, पतली मिट्टी है ना, ये नीचे मूव करेगा। इसी को हम लोग मास मूवमेंट बोल देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल, वेदर्ड मटेरियल में टूटा फूटा हुआ जो मटेरियल है, ये जो टूटा फूटा मटेरियल था, डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा तभी तो नीचे जा रहा है। स्लो और सडन, स्लो भी जा सकता है, सडन भी जा सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन, और डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन स्लोप ग्रेडियंट कितना ये है, अगर ऐसा होगा तो धीरे जाएगा, ऐसा स्लोप होगा तो जल्दी जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ डेब्रिस, ऑब्वियसली फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अगेन फिजिक्स। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी अगर एक्सेलरेशन का काम करती है किसी भी नीचे गिरते हुए सामान पे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जी हो जाता है, और एम क्या हो जाता है, मास तो कांस्टेंट है हमेशा, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये मास पे डिपेंड करता है, तो कितना इस पर ग्रेविटी लग रहा है इसके मास पे डिपेंड करेगा। ग्रेविटी का जो नंबर है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, मास पे भी डिपेंड करेगा। मास ज़्यादा होगा तो जल्दी गिरेगा, मास कम होगा तो वो धीरे गिरेगा। ठीक है, तो वेट ऑफ डेब्रिस, लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर सप्लाइड बाय द रेन वाटर, अभी मॉइस्चर जो आया है जो उसको गीला कर रहा है वो कैसा ये है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि पानी भी ना दो चार तरहों का होता है, मतलब जो पानी बरसता है ऊपर से, बारिश जो होती है ना, वो क्या होता है कि आपका कैसा वातावरण है उस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली जो नीचे गिर रहा है वो कैसा पानी होगा। तो किसी अगर एसिडिक एरिया में जाएंगे तो वो एसिड रेन का आपने सुना होगा, वो ऊपर से एसिड रेन थोड़ी गिरता है, वो पानी होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना करके वो एज एसिड बन के ताजमहल पर गिर जा रहा था, जो हम बोल रहे थे कि ताजमहल पीला होता जा रहा है। ठीक है ना, तो लुब्रिकेटिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि लुब्रिकेटिंग मटेरियल क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी मान सकते हैं ना कि अगर ये कोई नदी का स्ट्रीम है, ठीक है, नदी का स्ट्रीम है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ से कोई नदी बहते हुए आ रही है, इधर भी कुछ पहाड़ होगा, ठीक है, बहते हुए आ रही है, इस पर गिर रही है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा थिकिस मटेरियल होगा, और ऊपर से जो पानी गिरेगा वो थिनिस होगा, पतला होगा, ये क्या होगा, पतला होगा ऊपर वाला, ये क्या होगा, मोटा होगा, मोटा जैसा कुछ होगा। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे जब गिरेगा इसको लेकर के वेदर मटेरियल को लेकर नीचे जाएगा, तो इस पर भी कैसा मॉइस्चर ये है, मतलब लुब्रिकेटिंग मॉइस्चर किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है अपना। ठीक है, डेफिनेशन आपने समझ लिया। अब इसमें कुछ टर्म्स है उस पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अभी आने वाला है, पहला टर्म है सॉलिफ्लक्शन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं सॉइल फ्लो इसको बोल सकते हैं। ये क्या है, सॉलिफ्लक्शन है। ठीक है, वर्ड याद रखिएगा, डरना नहीं है इस वर्ड से। ठीक है, सॉलिफ्लक्शन, सॉलिफ्लक्शन क्या होता है, सॉइल जो है सैचुरेटेड हो जाता है वाटर से। ठीक है, और वो क्या करता है, एक्ट्स लाइक ए लिक्विड। अब ये जो कीचड़ बन गया है ऐसा, तो आपने कीचड़ बहते हुए देखा ही होगा, कहीं भी अपने गाँव में तो खास के दिख जाता है, बट शहर में भी दिख जाता है ना। तो कीचड़ क्या हुआ कि मिट्टी में पानी गिर गया और ये एकदम सेमी लिक्विड टाइप का बन जाता है और ये फ्लो करने लग जाता है, दैट इज सॉलिफ्लक्शन। ठीक है, एरिड एरियाज में क्या होता है, एरिड एरियाज मतलब सूखा, एरिड मतलब सूखा, ड्राई एरियाज बोल सकते हैं। ड्राई एरिया में क्या होता है कि मिट्टी जो है सैचुरेटेड हो जाता है रेन वाटर से, जब स्टॉर्म या फिर स्टॉर्म से सैचुरेट हो जाता है और फ्लो एज अ सेमी लिक्विड मास। ठीक है, यही तो मैं आपको बता रहा था ना कि सेमी लिक्विड टाइप का ये बन जाता है। ठीक है, टेम्परेट एरियाज में क्या होता है, टेम्परेट एंड टुंड्रा एरिया। टेम्परेट टुंड्रा एरिया याद है आपको, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल के बीच का, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का ये जो एरिया है दैट इज टेम्परेट एरिया। एंड टुंड्रा एरिया इज 90 डिग्री से लेकर आर्कटिक सर्कल एंड 90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री साउथ से लेकर के एंटार्क्टिक सर्कल तक। ठीक है, वो क्या होता है, अपना टुंड्रा एरिया होता है, ये टेम्परेट एरिया होता है। ठीक है, तो ये तो आपका अर्थ पे है, लेकिन ये जब पहाड़ पे जाते हैं ना, आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि ट्रॉपिकल एरिया जो है, ट्रॉपिकल एरिया एक है, दूसरा है टेम्परेट एरिया, और तीसरा है आपका टुंड्रा एरिया। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इसका तो हमने अर्थ पे ये देख लिया था कि कौन कौन से लैटिट्यूड वाइज कहाँ पे लोकेशन है, लेकिन जब आप हिल्स पे जाते हैं, मैंने हिल्स नहीं बोलूँगा, माउंटेन्स पे जाते हैं, हिल्स आर लोअर इन हाइट एंड माउंटेन्स आर मोर हायर। तो जब आप हिल्स पे जाते हैं तो यहाँ तक क्या होगा कि गर्मी ज़्यादा पड़ रहा होगा, तो इसको ट्रॉपिकल एरिया बोल देते हैं। यहाँ पे टेम्परेट एरिया बोल देते हैं, और ये जो है टुंड्रा एरिया बोल देते हैं, इस वाले पोर्शन जिसमें बर्फ़ जमा होता है।
कुछ ऐसा इस पर बर्फ़ जमा रहता है, ठीक है ना। इसको क्या बोल देते हैं, टुंड्रा एरिया बोल देते हैं, टुंड्रा एरिया, ठीक है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से आपने देखा ही, लेकिन अगर सेम क्लाइमेटिक कंडीशन हमको माउंटेन के टॉप पे मिलते हैं या माउंटेन के किसी भी जगह पे मिलते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि वो भी टुंड्रा एरिया है, ठीक है। तो टेम्परेट और टुंड्रा एरिया मतलब बेसिकली कि ठंडा एरिया जो है जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमता है, वहाँ पे बोल रहा है कि ये सॉलिफ्लक्शन कब होता है, व्हेन फ्रोजन स्नो थॉस इन स्प्रिंग। थॉस का मतलब क्या होता है, पिघलना, ठीक है, मेल्ट। इसका मतलब क्या होता है, मेल्ट। तो क्या होता है ना अपने पास कि मान लीजिए कोई माउंटेन है, ठीक है, अभी इस पर क्या हो गया, पूरा बर्फ़ जम गया, बर्फ़ को मैं रेड से दिखा रहा हूँ, इस पर कुछ बर्फ़ जमा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे में क्या है, मिट्टी होगा, ठीक है। तो जब ये पिघलता है, जब थॉ करता है, पिघलता है गर्मी के टाइम में, तो ये क्या होता है, ये जो रेड रेड है वो पानी बन जाता है। पानी बन के ये क्या होता है, ये नीचे सॉइल जो है उसके साथ या वेदर्ड रॉक्स जो भी हैं उसके साथ ये मिक्स हो जाता है और फिर ये नीचे की ओर एज अ सेमी लिक्विड मास की तरह ये फ्लो करता है, ठीक है। अब पीट सॉइल्स में कैसा इसका बिहेवियर होता है, पीट सॉइल्स पे आ जाइए अब, ठीक है। ये देखिए, पीट सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर मॉइस्चर इफ सैचुरेशन पॉइंट इज रीच, सॉइल में फ्लो डाउन स्लोप, ठीक है। पीट सॉइल में क्या एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। हर मिट्टी पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, डिपेंड करता है मिट्टी टू मिट्टी, ठीक है ना। अलुवियल सॉइल जैसे पानी को ज़्यादा बढ़िया एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसमें सब कुछ खेती हो पाता है, ठीक है। तो पीट सॉइल क्या है कि इसमें ज़्यादा ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और जब वो उसका सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है, सैचुरेशन पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। सैचुरेशन पॉइंट इज मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। लाइक सैचुरेशन पॉइंट आप कैसे बोल सकते हैं, अब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ अचानक से अब कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है तो आपका दिमाग का सैचुरेशन आ चुका है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। या आप ग्लास में पानी भरना चालू कीजिए, आपने पानी भरते भरते ये यहाँ तक भर दिया पानी, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें स्पिल ऑफ होने लग जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी बाहर छलकने लग जाएगा। तो ये क्या है, इसका सैचुरेशन पॉइंट। हमने सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो वो कुछ नॉर्मल बिहेवियर से अलग हो जाता है, दिमाग में घुसना बंद हो जाता है, पानी गिलास से बाहर गिरने लग जाता है। तो सैचुरेशन पॉइंट यही बोला गया हुआ है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एक कैपेसिटी होगा ना उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का। तो जैसे ही वो पॉइंट पहुंचता है जहाँ पर अब और मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा भारी हो चुका होगा उस टाइम पे और वो डाउन स्लोप फ्लो करने लग जाता है, ठीक है मित्रों। अब इसमें एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट नाम आ रहा है, दैट इज़ बॉग ब्रस्ट। बॉग ब्रस्ट जो है आयरलैंड में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये यूपीएससी में या किसी स्टेट पीएससी वाले शायद ही जाएँ इस लाइन लेवल पे, यूपीएससी वाले जा सकते हैं कि बॉग बस्ट क्या है। बॉग बस्ट पहला तो सॉलिफ्लक्शन का एग्जांपल है, क्या है, सॉलिफ्लक्शन का एग्जांपल है। दूसरा कहाँ पे होता है, आयरलैंड में इसको बोलते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, इंडिया में भी होता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है वो आयरलैंड में यूज़ करते हैं और ये सॉलिफ्लक्शन का एक एग्जाम्पल है। सॉइल क्रीप, अगला टर्म क्या है, क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगना। क्रीप का मतलब रेंगना होता है। बच्चा जब क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग आपने ये सुना होगा, ठीक है। क्रीप में क्या होता है कि बच्चा क्या क्या होता है, अगर कोई नवजात शिशु है जो 6 महीने का होगा लगभग का, 6 महीना थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4-5 महीने का रख लीजिए आप, वो क्या करेगा, वो है ना, ऐसा मान लेते हैं बच्चा है ये इसके बल, पेट के बल है ना, वो मूव करना ऐसे ऐसे करके रेंगता हुआ, दैट इज़ ये। उसके बाद क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉल करना। क्रॉल करने में बच्चा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है ना, ऐसा क्रॉलिंग, घुटने के बल चलने लग जाता है, घुटना और हाथ को लेकर के चलने लग जाता है। दिस इज़ क्रॉलिंग एंड दिस इज़ क्रीपिंग। तो ये क्या है, स्लो मूवमेंट है ना। और दूसरा क्या है, ये थोड़ा फास्ट मूवमेंट है। तो इसका अपने को काम नहीं है, ये तो मैंने चूँकि बताना था तो मैंने उसको मैंने स्लो को और फास्ट को कंपेयर करना था इसलिए मैंने ये बताया। बट आप ये समझ सकते हैं, क्रीप मतलब क्या होता है, रेंगना होता है। और जैसे बिच्छू होता है, बिच्छू रेंगता है, सांप रेंगता है, दैट इज़ क्रीपिंग। तो उसका मूवमेंट काफ़ी स्लो होता है, ठीक है ना। तो स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट, मोर और लेस कंटिन्यूअस, ठीक है। डाउन हिल स्लोप्स, ये तो खैर कॉमन चीज़ है,
ठीक है। मोर और लेस कंटिन्यूस कहने क्या मतलब है, अब यहाँ पे आ जाइए। नॉट नोटिसिएबल, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, इस पर से ये नीचे जा रहा है, क्रीप करके धीरे 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 मूव कर रहा है ना। तो अगर स्लोप जेंटल है, ये जेंटल स्लोप है और ये थोड़ा स्टीप स्टीप बना हुआ है, एंड सॉइल इज कवर्ड विद ग्रासेस, अगर स्लोप जेंटल है और इस पर घास वास जमा हुआ है, आपको देखेंगे कि एकदम लगेगा थोड़ा हल्का हल्का कुछ कुछ नीचे आ रहा है, तुरंत हो सकता है कि घंटे में इतना सा ही मूव करे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप 2 दिन बाद आएंगे तब दिखेगा यार वहाँ से यहाँ आ गया, बट आप सामने खड़े तो आपको नहीं दिख रहा कि अरे ठीक वहीं पे तो है वो, वैसा कुछ कंडीशन मिल जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि डैम सॉइल्स में कॉमन है और एरियाज ऑफ कंटिन्यूस ग्रेजिंग में कॉमन है। तो डैम सॉइल्स में क्या होता है कि वाटर लुब्रिकेंट होता है, उसको गीला कर देता है और वो धीरे धीरे हल्का हल्का मूव करता हुआ नीचे चला जाता है। ये मान लीजिए स्लोप है, हल्का हल्का मूव करता हुआ चला जाएगा। या फिर ग्रेजिंग हो रही है कहीं पर, ठीक है, चरवाहल अपना बकरी भैंस लेकर के पहुँच गए हैं और वो जो खाते हैं ना तो उसको पुल करते हैं, है ना, खाने में आप देखे होंगे, गौर किए होंगे कि वो पुल करते हैं घास वास को मुँह से अपने, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो वो भी उसको क्या बोलते हैं एक्सेंचुएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको स्पीड अप करने में हेल्प करता है, उसको फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। तो ठीक है, तो क्रीप से आप याद रखिएगा स्लो मूवमेंट है। ठीक है, नॉन नोटिसेबल भी एट टाइम्स होता है, डैम सॉइल्स में कॉमन है, और एरियाज जो यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रेजिंग होता है वहाँ पे कॉमन है। ठीक है। लैंडस्लाइड्स, अब ये लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है अपने उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में बहुत कॉमन है, बहुत सुने होंगे लैंडस्लाइड्स हो गया। ठीक है, 4 धाम यात्रा पे जा रहे थे, वहाँ बीच में अभी बंद कर दिया गया है, लैंडस्लाइड्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, स्लम्पिंग एंड स्लाइडिंग। अब लैंडस्लाइड से सीधा आपको याद पड़ता होगा कि देखते होंगे यार रोड है, अचानक से पत्थर उत्थर गिर गया, ये यहाँ पे ये रोड बंद हो गया, है ना। तो इसमें क्या वर्ड आता है, स्लम्पिंग स्लाइडिंग पे आते हैं। ठीक है, रैपिड एंड सडन फॉल आ जाता है इसमें। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन होता है या फिर क्लिफ होता है। ठीक है, कॉज्ड बाय स्टीप अंडरकट बाय अ रिवर और सी सो दैट इट फॉल्स बाय ग्रेविटी। अब क्या करता है ना कि बारिश, बहुत तेज़ बारिश, उत्तराखंड वगैरह में क्या है ना, बारिश बहुत तेज़ होती है, और दूसरा हम हिमालय का स्लोप क्या है, काफ़ी पॉइंटेड है, यहाँ से रोड बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बारिश वारिश हुआ, यहाँ से मिट्टी ढह करके यहाँ पे आके गिर गया, ये रोड बंद हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। और कहीं पे सी से भी हो सकता है, सी यहाँ वर्ड यूज़ किया है ना, क्योंकि माउंटेन तो क्या सी में भी होते हैं ना, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, स्लम्पिंग एंड स्लाइडिंग क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ये जेसी लियोंग का है, थोड़ा सा इसमें ना मतलब कॉन्सेप्ट्स बढ़िया बताया गया है, ये मैंने पढ़ा हुआ है और अपने टाइम में मैंने इसको नोट्स को इनकॉर्पोरेट किया था। लैंडफॉर्म्स में ज़्यादा कुछ नहीं था इस किताब में, अपन जितना पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए उससे कम ही था, बट टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी ये स्लम्पिंग क्या है और स्लाइडिंग क्या है, स्लाइडिंग तो आपको समझ में आता होगा, सीधा नीचे मतलब स्लाइड करके नीचे चला गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्लम्पिंग क्या है, स्लम्पिंग क्या होता है ना मित्रों, ये ऐसा माउंटेन था, ठीक है। अब इसको ढहना समझते हैं ना, अचानक से ढह गया, एक तो होता है बह गया, एक होता है ढह गया। ढह गया में क्या हो जाता है कि ये यहाँ से कटेगा और ये भसक जाएगा, इसमें जो भसकना वर्ड समझते होंगे वो। तो ये कैसा माउंटेन कैसा दिखेगा, कुछ देर बाद आपको ऐसा ऐसा दिखेगा माउंटेन, ये ऐसा था पीक, है ना, और ये ऐसा दिख जाएगा, ये यहाँ से ढह गया, ये मिट्टी ढह के यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब ये ढह गया तो ये भी ढह जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आपको कैसा दिखेगा, 2 पार्ट निकल गया इसका, तो थोड़ी देर बाद आपको और फिर पता चलेगा ये भी ढह गया, और फिर फाइनली माउंटेन कुछ ऐसा हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड स्लम्पिंग। ठीक है, स्लम्पिंग का फोटो ये रहा ना, स्लम्प का फोटो ये, यही मैं कह रहा था, भसक गया मतलब नीचे की तरफ मूव कर गया वो। ठीक है, स्लाइडिंग में क्या होता है, ऊपर ऊपर खाली लेयर जो है वो मूव करता है, इसमें तो पूरा जो टोपोग्राफी था छोटा सा वो ही मूव कर गया, वो एक मूव किया तो उसका डोमिनो इफेक्ट आने लग गया। डोमिनो इफेक्ट आपको पता है क्या होता है, ठीक है, डोमिनो इफेक्ट इज कि एक के बाद दूसरा। ठीक है, मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा, वो मेरे को एक थप्पड़ मारा, फिर मैं मारा, तो वो डोमिनो इफेक्ट में चल रहा है। या एक लाइन से मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, एक आगे आगे थप्पड़ पास करते जाना, पास वाला गेम खेला होगा ना आपने दैट इज डोमिनो इफेक्ट, कि मैंने धप से किया, वो आगे धप किया, वो आगे धप किया, वो आगे धप किया। कहने का ये मतलब है कि एक एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स।
ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अपने पास 20th सेंचुरी में सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले समवेयर यूएस के पास सबसे आया, ठीक है। उसके बाद आपका यूके के पास आ गया, है ना, यूके के पास आ गया। इसके बाद फ्रांस के पास आ गया, ठीक है। इसके बाद चाइना के पास आ गया, ठीक है। इसके बाद इंडिया के पास आ गया। ऐसा मतलब हो सकता है एक आध कंट्री बीच में छूट गया हो, बट दिस इज द डोमिनो इफेक्ट कि भाई तुम बनाए हो तो हम भी बनाएंगे, तुम बनाए हो तो हम भी बनाएंगे, अरे तुम लोग तीनों बना लिए तो हम भी बनाएंगे, सब बना लिया तो इंडिया भी बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट कि एक चीज़ के कारण और कई चीज़ें होने लग, चेन ऑफ रिएक्शंस होने लग जाता है, ठीक है। दैट इज डोमिनो इफेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लम्पिंग को फैसिलिटेट कौन करता है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से क्या होता है, और वो स्लम्प कर गया, ठीक है। या फिर वोल्केनो से हो सकता है, या मैन मेड रीजन से भी हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन वगैरह इज वन ऑफ द रीजन। पेड़ का जो जड़ है वो क्या करता है, आप मिट्टी को पकड़ के रखता है। अगर आप पेड़ काट देंगे माउंटेन स्लोप पर से तो मिट्टी वो लूज हो जाता है और वो ढह जाता है नीचे, ठीक है। लुब्रिकेशन एक्शन से हो सकता है, रेन वाटर में कलेक्ट इन जॉइंट्स, ठीक है। स्लम्पिंग आपको समझ में आ गया होगा। ढहना को हम लोग स्लम्पिंग कहते हैं, और ये जो केक निकल के आया है उसमें से उसको हम लोग स्लम्प बोल देते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए स्लम्पिंग का। परमिएबल डेब्रिस और रॉक्स लाई ओवर इम्परमिएबल स्ट्रेटा एज क्ले, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना कि इम्परमिएबल रॉक्स होते हैं, ये मान लीजिए ये इम्परमिएबल रॉक्स था, इसके ऊपर जो परमिएबल पार्ट था वो ढहना शुरू हो गया, दैट इज ठीक है। और क्ले इसका बेस्ट एग्जांपल है कि क्ले क्यों है वो आगे आएगा, आपको मैं बताता हूँ क्ले का क्या प्रॉब्लम है, क्ले के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक। लैंडसेट पॉसिबिलिटी इज इन्हेंस्ड बाय क्लियरिंग द वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर हाउसिंग के लिए। एग्रीकल्चर हाउसिंग के लिए जो हम ये क्लियर करते हैं ना फॉरेस्ट को, वो बहुत बड़ा उसका रीज़न हो जाता है। ये हम बात कर चुके हैं। अगला आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ग्राउंड वाटर की आप बात करेंगे, इसमें पहला टॉपिक है, पहला पार्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है मित्रों? पहला तो ये साइकिल है तो कुछ साइक्लिक फॉर्म में हो रहा होगा, है ना। ये क्या होता है कि इसमें बादल है, ठीक है, बादल से बारिश हुई, बारिश माउंटेन्स पे हुई होगी, यहाँ से पानी निकला होगा, ठीक है। पानी कहाँ दौड़ के पहुँचा होगा? समुद्र होगा, यहाँ समुद्र में पहुँचा होगा, यहाँ क्या होगा? इवापोरेशन हुआ होगा, है ना, और ये पानी वापस क्लाउड बन गया। दिस इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्योंकि मतलब एक ही पानी जो है वो घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड, सी, एटमोसफेयर। कौन सी किस कारण से होता है? इवापोरेशन, ट्रांसपीरेशन, रन ऑफ। रन ऑफ इज रिवर वाला रन ऑफ हो गया। इवापोरेशन आपको पता ही है कि गर्म जो पानी गर्म हो जाता है तो खोलने लग जाता है और वो इवापोरेट कर जाता है। ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन पेड़ वेड़ से होता है, ठीक है, जिसमें आप भी जब सांस छोड़ते हैं तो कुछ वाटर वेपर आपके मुंह से निकलता होगा, नाक से निकलता होगा, तो उसको भी एक ढंग से ट्रांसपीरेशन बोल सकते हैं। एक्चुअली नहीं हुआ ट्रांसपीरेशन, वो पेड़ जो है वो एक्चुअली ट्रांसपीरेशन करती है, जो वाटर वेपर छोड़ती है एटमॉस्फेयर में। और वो पानी जो है वो पानी कहाँ से लिया होगा? वो पानी तो मिट्टी से लिया होगा, मिट्टी से लिप पे आया, लिप से निकल गया और वो वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। फिर बारिश हुई, पानी मिट्टी में आया होगा और मिट्टी से पानी जो है वो पेड़ में गया होगा, पेड़ के लिप से फिर वो निकल गया। तो ये देखिए एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। तो ये सब प्रोसेस के कारण ये जो है सर्कुलेशन चल रहता है, इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फोटो लगाया हुआ है एक, ठीक है मित्रों। चलिए, है ना, ये प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन और रेन में क्या अंतर है? प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म फॉलिंग ऑन ग्राउंड। वाटर का कोई भी फॉर्म, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वाटर का कोई भी फॉर्म अगर गिर रहा है इस पे, एज अ स्नोफॉल हो सकता है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, रेन हो सकता है, तो सबको हम लोग क्या बोल देते हैं? वाटर फॉर्म फॉलिंग, ठीक है। सबको हम क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेशन में डाल देते हैं। और रेनफॉल क्या होता है? सिर्फ पानी का जो फॉर्म होता है, दैट इज रेनफॉल, ठीक है। अब ड्यू को गिरना भी प्रेसिपिटेशन में काउंट कर लेते हैं, बट ड्यू का गिरना तो हम लोग इसमें नहीं काउंट करते हैं ना, रेन में नहीं काउंट करते हैं। आप देखते होंगे ना, ओ शीत ड्यू आपने सुना होगा, पेड़ के पत्ते पे या घास पे देखते होंगे कि काफ़ी पानी गिरा हुआ है, ठीक है। तो उस जो पानी जो गिरा हुआ है वो कहाँ से आया? वो रेन बारिश तो हुई नहीं थी,
वो बस कंडेंसेशन था जो वो गिरा है कंडेंस होकर के, और इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, लेकिन ये रेनफॉल नहीं काउंट होता है। वैसे स्नोफॉल को भी हम रेनफॉल काउंट नहीं करते हैं, बट दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, हाँ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है प्लेज मेजर रोल इन वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। ऑब्वियसली पानी बरस रहा है, वो मूव कर रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर बरस रहा है, ये जो चक्र चला हुआ है, इसी कारण तो टूटना फूटना, मास मूवमेंट, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल था। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्या होता है कि बारिश जो हुआ, अब आप छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास जो पानी आता है, मतलब सप्लाइड वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्लाइड वाटर भी ले सकते हैं एक बार के लिए, बट आप जनरली देखते होंगे कि हर घर में चापाकल होता है, चापाकल हैंडपम्प है ना, हर घर में चापाकल होता है। यहाँ शहरों में नहीं होता, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज में अब नहीं होता है, बट छोटे शहरों में अभी भी हर घर में चापाकल होता है। चापाकल क्या करता है कि ग्राउंड वाटर को निकालता है ना, ग्राउंड वाटर को निकाला, आपने उस पानी को यूज़ किया, नहाया धोया, खाया पिया, ठीक है, बर्तन वर्तन धोया, और वो पानी जो है नाली में चला जाता है, वो नाला से बहते हुए कहाँ चला जाता है, किसी नदी में चला जाता है, और वो इवापोरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, और वो फ्लो भी करता रहता है। ठीक है, अब जब बारिश होती है वापस, तो ये जो ज़मीन था आसपास, इस पर गिरा होगा पानी, अब ये पानी क्या होगा, नीचे गया होगा। ठीक है, नीचे गया होगा, ये वाटर टेबल को रिचार्ज किया होगा, फिर से आप उसी पानी को निकाल के आप ऐसे करते हैं कि ये साइकिल वापस से बन गया, है ना। तो ये जो है कहने का ये मतलब है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसके कारण क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का स्टोरेज जो है वो जो गिर जाता है उसको उठाने में हेल्प करता है। वही चीज़ यहाँ बोला गया, मीन्स ऑफ नेचुरल वाटर स्टोरेज। तो मिट्टी के अंदर पानी आता है, वो कहाँ से आता है, बारिश से आता है। ठीक है, अब वो बारिश से तो आ रहा है, बट वो किस चीज़ का पार्ट है, बारिश हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है। ठीक है, वाटर री इंटर्स हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बाय स्प्रिंग्स। ठीक है, स्प्रिंग्स किसको बोलते हैं, अभी आएगा, बहुत कुछ आएगा स्प्रिंग्स के बारे में, तो काफ़ी कुछ आएगा, एक अलग से टॉपिक भी है शायद स्प्रिंग इसमें, है ना। स्प्रिंग्स क्या होता है, एक बहुत लेम टर्म में बोले, अगर आप कुंड समझते हैं, कुंड गर्म कुंड, किसी भी आप तीर्थ स्थल पे जाएंगे ना, आपको एक गर्म कुंड मिलता है। ठीक है, आप केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, गंगोत्री चले जाइए, यमुनोत्री चले जाइए, आपको एक गर्म कुंड मिलता है। गर्म कुंड में क्या होता है कि अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ है हमारा, तो जैसे जैसे इसके नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है। जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो जब पानी क्या है कि पानी जब यहाँ पे पहुँचा होगा, ठीक है, पानी मान लेते इस लेवल पे होगा, तो चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये पानी गर्म हो जाता है। अब क्या है कि इसको कोई सा एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, अब वो पॉइंट कैसे क्या मिलता है वो आगे देखेंगे। और ये पॉइंट से क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो आपको ये पता होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा पानी सब मूव करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा पानी सब मूव करता है। तो यहाँ पर क्या था, आपका हाई प्रेशर था, बाहर क्या है अपने पास, लो प्रेशर है। ठीक है, यहाँ क्या था, टेम्परेचर हाई था, यहाँ पर टेम्परेचर से मतलब नहीं है वैसे, बट यहाँ पर टेम्परेचर लो था। लो मतलब अपना टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री के आसपास रख लीजिए। ठीक है, हिल्स में चले जाएंगे तो 20 डिग्री के आसपास कुछ टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। तो ये हाई प्रेशर क्या करता है कि इसको फोर्स करता है कि तुम लो प्रेशर की तरफ मूव करो, और ये गर्म, चूँकि अर्थ के अंदर था, गर्म था, तो वो गर्म पानी बन के बाहर निकलता है। काफ़ी गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि आपको जला पका सकता है। इनफैक्ट मैं वहाँ गया था, यमुनोत्री शायद, हाँ यमुनोत्री या कुछ ऐसा ही प्लेस था, उत्तराखंड में है। उसमें ऐसा था कि आप एक पोटली में चावल डाल दीजिए, वो चावल पक के निकल जाता था, 2 मिनट के अंदर में चावल पक जाता था, वो बड़ा बड़ा ग्रेन हो जाता था राइस का। ठीक, उसको एज अ प्रसादी खाते थे लोग वहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गर्म होता होगा कि भाई चावल पक गया। चावल के लिए तो खोला हुआ पानी चाहिए ना, 100 डिग्री पे लगभग पे पानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ गया ड्राई क्लाइमेट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्राउंड वाटर पढ़ रहे हैं। एक सेकंड मित्रों, ये स्क्रीन छोटा हो गया है ना। अब कुछ बोला गया, कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं, वो अपने को मेंस में काम आ सकते हैं। ये मेंस की नज़र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री में इनका ज़्यादा मेरे को यूज़ नहीं दिखता है। एक आध कुछ टर्म्स हो सकते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं प्री में, तो मोटा मोटी ये टर्म प्री में नहीं आता है। ठीक है, पहले तो ड्राई क्लाइमेट का हम लोग वाटर टेबल से क्या रिलेशन है।
प्रेसिपिटेशन ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन तुरंत इवेपोरेट हो जाता है और कम ही वाटर जो है वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच सकता है। हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें, टॉपिक है हमारा ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज जो है वो ड्राई क्लाइमेट में कम हो पाता है, लिटिल हो पाता है, लिटिल रिचार्ज बोल सकते हैं इसको, लिटिल रिचार्ज, ज़्यादा रिचार्ज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं रिचार्ज हो पाता है, क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि रन ऑफ कर जाता है, जितना डूबना होता है सिंक करना होता है वो सिंक करता है, नहीं तो मोस्टली रन ऑफ हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ है कि जो पर्कुलेशन का रेट है ना वो थोड़ा स्लो होता है। मान लीजिए एक मिट्टी है हमारे पास, मतलब ज़मीन है, ज़मीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, इस पर बारिश हुई, इस पर क्या हुआ, पानी लगा, यहाँ पे पानी लग गया। अब ये जो नीचे जाएगा इसका रेट स्लो है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ स्लोप है, अगर थोड़ा स्लोप है तो स्लोप में पानी तो जाएगा अंदर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, और ड्राई जो क्लाइमेट था उससे ज़्यादा ही जाएगा अंदर। बट ऐसा हो सकता है कि अगर वो रुका रहता ना, मतलब अगर 20 दिन रुका रहता तो हो सकता है कि ज़्यादा रिचार्ज हो पाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्लोप आ गया था तो ये क्या हुआ, बह के निकल जा रहा था। तो अगर स्लोप है कहीं पर और वहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो वो पानी रन ऑफ ज़्यादा कर जाता है, पर्कुलेट कम करता है। और जहाँ पर ये जो जैसे बिहार वाला एरिया है हम लोग का, उसमें इतना ये नहीं है, ग्रेडियंट नहीं है, तो आप देखेंगे खेत वेत में भी, जैसा खेत है उसमें भी पूरा पानी भरा हुआ रहता है, तो उसमें काफ़ी बढ़िया रिचार्ज हो जाता है। बाढ़ जो आता है, देखिए बाढ़ जो है ना, सॉरी, बाढ़ जो है, बाढ़ एक ऐसी चीज़ है, त्रासदी जब तक ना फैलाए तब तक बाढ़ इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है। हम लोग का जो उत्तर बिहार वाला एरिया है, कोसी का बेल्ट हो गया, फिर गंगा का बेल्ट हो गया, या फिर आप और भी बहुत सारी छोटी नदियां हैं, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, वो जो पूरा बेल्ट है, ठीक है, इनमें काफ़ी बाढ़ आता है। खास के कोसी में तो पॉपुलर है आपका उस चीज़ के लिए, सौरव बिहार भी कहते हैं उसको, नॉर्थ बिहार के लिए सौरव का काम करती है वो। क्यों प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना पानी आता है ना उसमें कि सबका गांव का गांव बह जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम वहाँ पर है। अगर इस चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लें, ठीक है, तो बाढ़ इज़ नॉट अ बैड थिंग। बाढ़ क्यों बैड थिंग नहीं है, क्योंकि उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। साल भर जो आप फोकट का पानी पी रहे हैं पंप से निकाल के, कहीं से तो पानी आया होगा, वो उस पानी को कौन फैसिलिटेट करता है कि आपको वो साल भर पानी मिलता रहे, वो बाढ़ ही फैसिलिटेट करता है। बाढ़ आना बिहार में बंद हो जाए तो सूखा पड़ जाएगा नॉर्थ बिहार में। क्यों सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। रिचार्ज का जो स्पीड है, रिचार्ज का जो स्पीड होता है, अभी इतना ज़्यादा घर परिवार और ये सब हो चुका है, इतना ज़्यादा पानी का खपत हो चुका है ना, कि रिचार्ज का जो स्पीड है उससे ज़्यादा खपत का स्पीड है, ठीक है। तो अगर कम बारिश होगी और बाढ़ नहीं आएगा तो वो रिचार्ज हो ही नहीं पाएगा, और रिचार्ज अगर नहीं हो पाएगा तो आपको पानी नहीं मिलेगा। बट स्टिल यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ कि बाढ़ को हम लोग गलत सेंस में ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो जान का हानि पहुंचाता है, जान और माल का हानि पहुंचाता है। सब बोलते हैं कि गांव बह गया, कितने लोग मर गए, सामान बह गया, कितना का नुकसान हो गया। यस, वहाँ पे एक चीज़ दिक्कत है, बट अगर उस चीज़ को खाली हम कंट्रोल कर दें बांध बना के, या बहुत कुछ तरीका है बनाने का, कोई कुछ करता नहीं है, वो अलग बात है। क्योंकि बाढ़ अभी भी तो अब तो कम आने लग गया, बारिश भी का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है। बट जो बाढ़ का जो ये है ना, अगर उस चीज़ को, त्रासदी को अगर आप खाली कंट्रोल कर लें तो बाढ़ इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हमको जो मिल रहा है इतना पानी, बढ़िया पानी मिल रहा है, पानी का कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका एक ही रीज़न है बाढ़। लेकिन अब वो भी थोड़ा बाढ़ कम आने लग गया है तो पानी का इशू आने लग गया है। मतलब हम लोग तो काफ़ी, मतलब एलुवियल प्लेन जो बोलते हैं, गंगा बेल्ट जो है, गंगा बेल्ट नहीं, कोसी बेल्ट जो है, और भी छोटी छोटी नदियाँ, उनके बेल्ट में हम लोग रहते हैं। स्टिल वी आर फेसिंग द वाटर क्राइसिस। 100 फीट पे पानी आना बंद हो चुका है गर्मी के टाइम में। फरवरी में, इस साल तो फरवरी में आने बंद हो गया था, ठीक है। 200 फीट आप गड़वाइए, कुछ साल में आप पता चलेगा 200 फीट भी फेल हो गया, फिर आप 400 फीट जाएंगे, आप कितना नीचे जाते जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बट क्या है कि सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है, एंड वी एज अ सिटीजन्स आर लाइक कि अथाह समुद्र है, पीते चलो खाते चलो, मेरा क्या है, बच्चा लोग फेस करेगा अपना। तो ये थोड़ी समझ की कमी है लोगों में, नहीं है उनमें समझ की कमी। जो जिन्होंने पानी कभी कमी देखा नहीं, उनके वो समझ कहाँ से आएगी। तो वहाँ थोड़ा इशू है, बट धीरे धीरे आप चाहे तो खुद सीखते हैं, नहीं तो परिस्थिति आपको सिखा देती है, तो लोग परिस्थिति ही सिखा देगी। और नेता वेता तो खैर नो कमेंट्स, किसको क्या बुरा लग जाए, ठीक है। ह्यूमिड एरियाज हमने देख लिया। अभी आता है पोरस रॉक। पोरस रॉक ना इंपॉर्टेंट है। पोरस रॉक का एक एग्जांपल है सैंडस्टोन, ठीक है। पोरस रॉक मतलब क्या होता है, पोर मतलब क्या होता है, पहला तो आपका मतलब होना चाहिए पोर का मतलब क्या होता है। पोर का मतलब स्पेस होता है, ठीक है।
आप ऐसा सोचिए कि अगर आपके पास एक बड़ा सा ड्रम हो और आपको हम बड़ा बड़ा पत्थर दें, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर दें, पत्थर आपका, हमारे यहाँ पे इसको दौल बोलते हैं ठीक है, ये बड़ा बड़ा पत्थर है, ठीक है। अभी यहाँ पे बारिश हुई, ये मान लैंड है, ये मैंने आपको ऐसा ड्रम से दिखाया है, बट ये मान लीजिए ये लैंड है, इस पर क्या हुआ, बारिश हुई, तो इससे क्या होगा कि जो पानी है ये इसमें आके के पानी बैठने लग जाएगा, ठीक है। ये सब जो एरिया है ना भरा हुआ, तो इसको पोरस एरिया बोलते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल है, बट रियल लाइफ में भी क्या होता है ना कि जो बीच में जो स्पेसेस होते हैं जिसमें मिट्टी भरी होती है, तो उसमें आकर के पानी जो है वो बैठ जाता है, तो पोरस रॉक उसको बोलते हैं। सैंडस्टोन इज़ वन ऑफ देम। तो ये तो क्या था कि मैंने अलग अलग स्टोन लिया था। सैंडस्टोन जो एग्जांपल है उसमें क्या, उसका जो स्ट्रक्चर आपको नहीं, शायद नहीं पता होगा, एक मतलब बहुत ये चीज़ है। आप ऐसा मान के चलिए कि सैंडस्टोन है, ठीक है, इसके अंदर में ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारा स्पेस होता है जिसमें पानी हम लोग जब बारिश होती है तो इसमें पानी जाके जम जाता है, ठीक है। मोर पोर स्पेसेस एग्जिस्ट, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड, इसी में वाटर जो है आकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये सारा हम किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। पोरस हो गया। पोरस के बाद आ जाइए परमिएबल और परवियस रॉक्स। परमिएबल और परवियस रॉक्स का मतलब क्या है कि परमिएबल क्या होता है, आपने ये बायोलॉजी में पढ़ा होगा, परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो पढ़े हैं ना आपने। एक मेम्ब्रेन सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन होता है। इसको हम लोग बोल देते हैं सेमी परमिएबल बोल देते हैं, मतलब कि कुछ जितना इधर से हम भेजेंगे उतना इधर से निकलेगा नहीं, है ना, और जितना इधर से हम भेजेंगे इतना इधर घुसेगा नहीं, तो दिस इज सेमी परमिएबल। परमिएबल में क्या है कि हम भेज रहे हैं घुस रहा है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस, ठीक है। ये सब टर्म्स हैं जो कॉमन टर्म्स हैं, आप कोई भी एग्जाम बैठ रहे हैं आपको ये वर्ड्स पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस क्या है कि एक जो लेयर है उसके इस पार से इस पार एब्जॉर्ब हो जाना, ठीक है। किसी चीज़ को आप जैसे छोला, ठीक है, छोला बनाने के लिए वो जो चना होता है ना, काबुली चना जो होता है, उसको पानी में डालते हैं, वो छोला फूल जाता है। कैसे फूल जाता है, ठीक है, वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसमें जो प्रोसेस यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑस्मोसिस, ठीक है। और उसको आप मान सकते हैं परवियस रॉक, परमिएबल रॉक मान सकते हैं उसको, ठीक है। अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम, मोस्ट परवियस रॉक्स आर परमिएबल, ज़्यादा जो मोस्ट पोरस रॉक्स आर परमिएबल। तो पोरस रॉक्स कौन से हो गए, छेद वाले जिसमें स्पेस था कि पानी अट सके, वो लोग मोस्टली परमिएबल होते हैं, क्योंकि पानी तो आ ही रहा है, उसको हम निकलने भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो परमिएबल का मतलब समझ में आया। परमिएबल मतलब परमिशन मिला हुआ है कि भैया पानी तुम घुसो, तुम निकल जाओ, ठीक है, ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट टर्म क्या है इसमें, इम्परमिएबल। अभी परमिएबल क्या था, पानी को जाने दे रहा था, तो इम्परमिएबल क्या करेगा, पानी को रोक देगा, उल्टा उसका, ये इम्परमिएबल रॉक्स, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल है, क्ले सॉइल जो होता है वो। क्ले सॉइल का प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो मैं आपको एक बता रहा था, बड़ा बड़ा पत्थर वाला एग्जाम्पल बता रहा था ना, बड़ा बड़ा पत्थर वाला, ठीक है, इसमें तो आपको स्पेस दिख गया जहाँ पे आपने पानी भर दिया था। अभी मान लेते हैं कि इसकी जगह छोटा अगर पत्थर हो, छोटे छोटे पत्थर हो, है ना, इसको भर दीजिए पूरा, इसमें इधर भी छोटा छोटा पत्थर होगा, तो इसमें क्या होगा ना, ये स्पेसेस जो होंगे ओवरऑल जो इतना एरिया में हम देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ये बीच वाला स्पेस जिसमें पानी बैठ रहा था, है ना, ये ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको। लेकिन जितने छोटे पत्थर होंगे उतना कम स्पेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि क्ले का जो स्ट्रक्चर है ना कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये पोरस तो है, इसके बीच में जगह तो है, लेकिन इसके पार्टिकल खुद ही इतने छोटे हैं कि उस जगह में जाके वो बैठ जाते हैं। अब उस जगह में जाके बैठ गए तो पानी बेचारा कहाँ जाएगा, पानी क्या होता है, पानी इसके ऊपर ही रह जाता है ना, पानी पर्कुलेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत करता होगा, ऐसा नहीं है कि 100% ऊपर ही रह जाता है, थोड़ा बहुत करता होगा, बट मोटा मोटी ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, क्ले इज हाईली पोरस एज मेड ऑफ मेनी फाइन पार्टिकल्स बट स्पेसेस आर वेरी स्मॉल एंड पार्टिकल कैन नॉट मूव, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल इतना बढ़िया से सेट हो गया होता है ना कि पार्टिकल मूव नहीं करता है और पानी के लिए जगह नहीं मिलता है, ठीक है। ये इम्परमिएबल का डेफिनेशन था। इम्परमिएबल का एक लाइन में ये समझिए कि परमिशन नहीं है, परमिएबल में परमिशन है, इम्परमिएबल में परमिशन नहीं है पानी को आगे जाने का, ठीक है ना, ठीक।
अगला एक एग्जाम्पल एक आता है इसमें ग्रेनाइट का। अभी ग्रेनाइट के साथ थोड़ा अलग केस है, ये नॉन पोरस है, मतलब इसमें पोर्स नहीं है, छोटे छोटे जगह नहीं है, बट परवियस है। परवियस मतलब परमिएबल है, ठीक है। अब पोरस पोरस नहीं है लेकिन परवियस है, ये कैसे हो गया? ठीक है, क्योंकि आपको अगर पता हो तो कार्बन का स्ट्रक्चर CrBON, कार्बन के एलोट्रोप्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये केमिस्ट्री का चीज़ हो गया, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा होता है 3D में मान के चलिए, है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सीढ़ी वीढ़ी टाइप कुछ दिखता रहता है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते, मैं मान के चलिए। इसमें क्या होता है ना कि जो छोटे छोटे पोर्स नहीं है इसमें जहाँ पे पानी घुस सके, बट इनके पास ये जो लाइन होता है ना, इस लाइन के अलॉन्ग ये क्या कर देता है, फ्लो करने दे देता है। इसलिए बोला है कि पोरस नहीं है लेकिन परवियस है। पानी जब आता है इसमें तो ये लाइन के साइड साइड से फ्लो, इसमें नहीं घुसेगा, ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर, ये पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये फ्लो करता जाएगा कहाँ से, इस लाइन के अलॉन्ग में फ्लो करता जाएगा, ठीक है। उस कट्स जो कट्स टाइप की जो आपको दिख रहा है, इसमें पानी फ्लो करता जाएगा, लेकिन बीच में पानी नहीं आएगा, ठीक है। यही यहाँ बोलना चाहता है कि नॉन पोरस है लेकिन परवियस है, ठीक है। पोर्स नहीं है लेकिन परमिशन दे रहा है। क्यों? एज ए इंडिविजुअल क्रिस्टल्स जो है वो वाटर बहुत कम एब्जॉर्व करता है या नो वाटर एब्जॉर्व करता है। इंडिविजुअल क्रिस्टल किसको बोल रहा है? ये जो पोर्शन आपको इस ये क्यूब जैसा दिख रहा है ना, इसमें क्यूब जैसा, इसको इंडिविजुअल क्रिस्टल्स बोला गया है। वो बहुत कम पानी एब्जॉर्व करता है या ना के बराबर पानी एब्जॉर्व करता है। बट रॉक्स कैन हैव जॉइंट्स थ्रू विच वाटर कैन पास, यही जॉइंट्स की बात कर रहा है ये, जहाँ से ये पानी आगे भाग रहा है, ठीक है। ठीक है मित्र, आपको ये समझ में आ गया होगा। ग्रेनाइट का थोड़ा एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, तो आपको ऐसा दे सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दे कि पोरस मटेरियल हैव पोर्स एंड अलाउज वाटर टू पास थ्रू देम। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? यह स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, ठीक है। और साथ में बोल देगा ग्रेनाइट इज अ पोरस, हाँ पोरस स्टोन बोल सकते हैं, ग्रेनाइट हैज़ पोरस स्ट्रक्चर, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो या दूसरा ये बोल सकता है कि परमिएबल रॉक्स जो हैं वो मोस्टली ये होते हैं, मोस्ट पोरस रॉक्स आर परमिएबल, मोस्ट पोरस रॉक्स आर परमिएबल एंड ग्रेनाइट हेल्प्स वाटर टू पास थ्रू इट आर पोरस। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस टाइप की बातें आपसे घुमा के पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट जितना भी आप सवाल देखेंगे ना, 90% सवाल ऐसे ही होते हैं यूपीएससी के कि आपको पता तो होगा कुछ ना कुछ। अभी करंट अफेयर्स का हटा दीजिए, स्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, इसे स्टैटिक पोर्शन है ये सब क्या ही चेंज होगा इसमें, ठीक है। चेंज होता भी है तो उसको क्लास अपडेट होने में आपको टाइम लग जाता है। जैसे 2017 में ही जीएसटी आया था और इस बोर्ड्स में आते आते आपको 2020-21 में बोर्ड्स में वो इनकॉर्पोरेट हुआ जीएसटी। तो आप समझ सकते हैं 4 साल तो उसको खोज के बाद ही लग गया। कोई भी चीज़ खोज होगा उसको 3-4 साल 5 साल लगेगा कि इस्टेब्लिश हो के हाँ ये सही है, उसके बाद ही वो आपके सिलेबस में दिखने के लिए मिलता है, ठीक है मित्रों। आ जाइए अब हमने क्या देख लिया, अभी कौन सा टॉपिक देख लिया? ग्राउंड वाटर देख लिया, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वाटर टेबल पे। वाटर टेबल क्या है? अर्थ क्या है ना, अर्थ जो है सो अल्टरनेट लेयर से बना हुआ है। परमिएबल और इम्परमिएबल जो रॉक्स होते हैं उनके ऑल्टरनेट लेयर से बना हुआ है। तो सबसे नीचे क्या होगा यहाँ पे, ये परमिएबल नॉन परमिएबल होगा, इम्परमिएबल होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, ठीक है, परमिएबल रॉक्स होंगे इसके ऊपर, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा अपना समझ के लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ हम ऐसा दिखा दिए, दिस इज परमिएबल, है ना। अगेन दिस इज नॉन परमिएबल रॉक, ठीक है। हो सकता है नीचे परमिएबल हो, हमको नहीं पता है, हम ऐसा ही मान के चल लेते हैं। ये मिट्टी है अपना। अब क्या होगा, इसमें आके पानी रुका हुआ है, इसमें आके पानी रुका हुआ है। अब ये पानी, ये वाला पानी तो रिचार्ज हो जाता है, लेकिन ये पानी रिचार्ज नहीं हो पाता क्योंकि बीच में इम्परमिएबल रॉक है जो पानी को घुसने नहीं देता है। तो अगर आपने ये पानी निकाला पीने के लिए तब तो ठीक है, लेकिन ये पानी अगर आपने निकाल लिया तो इसको रिचार्ज होने में सालों लग जाते हैं। मतलब सालों क्या, मतलब 1,000 साल लग जाएगा इसको भरने में, ठीक है ना। तो आते पहले वाटर टेबल समझते हैं, आएंगे इस पॉइंट पे भी जो हमें अभी बता रहा था आपको, उस पर भी आएंगे, थोड़ा टाइम है। चलिए वाटर टेबल। वाटर मूव्स डाउन बाय ग्रेविटी एंड रीच इम्परमिएबल लेयर थ्रू विच इट कैन नॉट पास, वही बात हो गई, ठीक है। नो आउटलेट इज देयर, वाटर एक्यूमुलेट्स, हैव इम्परमिएबल रॉक्स एंड सैचुरेट्स, वाटर गेट्स स्टोर्ड एट एक्यूफर्स। तो वो जो बीच का जो लेयर था ना,
ठीक है, ये जो मैंने आपको बनाया था उसके बीच में जो ये पानी का लेयर था और यहाँ भी पानी का लेयर था, तो इसको एक्वीफर बोलते हैं, एक्वीफर। ठीक है, इसके साथ एक और वर्ड यूज़ होता है, वो आगे देखेंगे। और ये कॉमन एक्वीफर, नॉर्मल एक्वीफर है, एक्वीफर। ठीक है ना। तो ये जो परमिएबल और इम्परमिएबल के बीच में जो पानी अटका हुआ है, या परमिएबल और परमिएबल के बीच में जो पानी अटका हुआ है, उसको हम एक्वीफर बोलते हैं। ठीक है, आउटलेट नहीं मिलता है तो वो एक्यूमुलेट कर जाता है, उसको एक्वीफर हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब वाटर टेबल किसको बोलते हैं? अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो है वाटर टेबल इसको हम बोल रहे हैं, तो इसका जो टॉप है दैट इज सरफेस। ठीक है, सरफेस को ही हम वाटर टेबल बोल देते हैं। ये मान लीजिए ये मिट्टी का लेयर था जिससे हम पाइप घुसाए होंगे पानी निकालने के लिए, ये जो टॉप है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? वाटर टेबल बोल देते हैं। टेबल मतलब टॉप वाला पार्ट। ठीक है, और इसका जो डेप्थ है वो वेरी करता है। कहाँ से वेरी करता है? किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सीजन पे, रिलीफ पे और टाइप्स ऑफ रॉक पे। रॉक जो है वो अलाउ कर रही है पानी रखना नहीं रखना, उस पर डिपेंड करता है। रिलीफ मतलब वही अंदर में कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, खोखला टाइप का स्ट्रक्चर है, ज़्यादा पानी होगा, भरा भरा स्ट्रक्चर है, कम पानी होगा। ठीक है, और हम लोग किस पे डिपेंड करता है? सीजन्स पे डिपेंड करता है कि बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी होगा और इसके में सूखा मौसम में, थोड़ा गर्मी के टाइम में कम पानी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये सीधा सीधा यूपीएससी में आ सकता है। ठीक है, वाटर टेबल इज़ फार बिलो सरफेस इन हिल टॉप्स बट क्लोज टू सरफेस इन वैलीज। फ्लैट लो लाइंग एरियाज में भी पास में ही होता है, कॉजिंग वाटर लॉगिंग एंड स्वैम्पी कंडीशंस। ये क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, पहले तो हम एक माउंटेन बनाते हैं, है ना। ये देखिए एक माउंटेन है। ठीक है, तो वाटर टेबल कैसा होगा? वाटर टेबल मतलब टॉप ऑफ दैट वाटर का जो लेवल है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक, कहने क्या मतलब है कि वाटर टेबल इज फार बिलो सरफेस इन हिल टॉप्स, यहाँ से काफ़ी नीचे है, ये देख रहे हैं काफ़ी नीचे है, बट क्लोज टू द सरफेस इन वैलीज एंड फ्लैट लो लाइंग एरियाज। ये वैली इसको बोलते हैं, इसको वैली बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं। ठीक है ना, तो वैली में काफ़ी क्लोज में है और ये काफ़ी दूर में था यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या होता है, ये यहाँ पे ये है ना, तो जो बारिश होती है वो पानी आकर के यहाँ पे जमता है। ठीक है, अब इससे पहले कि वो फ्लो करे कुछ देर तो जमेगा ही हो ना वो वहाँ पे, यहाँ पे वो पानी जमता है। अब ये पानी जो जमता है वो क्या होता है? पर्कुलेट होता है नीचे, यहाँ तक वो वाटर टेबल तक वो पानी पहुँचता है। ठीक है, और वाटर टेबल जो चूँकि पास में ही है तो इसके जो बीच का जो एरिया है, एक मिनट, हाँ, ये जो बीच का जो एरिया है वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगा कि भाई अब पानी हम नहीं ले सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर उतने टाइम में अगर पानी फ्लो होकर निकल गया था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं फ्लो होकर निकला तो ये पानी यहाँ पर रुका रहेगा ऊपर में, क्योंकि अब नीचे जाना उसका खत्म हो चुका है, सैचुरेशन के बाद एंड हो जाता है चीज़। ठीक है, तो वो ऊपर ही अटका रहेगा पानी, है ना। तो ये पानी यहाँ अटका हुआ, तो इससे क्या हो जाता है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग होने लग जाता है और स्वैम्पी कंडीशंस हो जाता है। अब इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? वाटर लॉगिंग एंड स्वैम्पी कंडीशंस। वाटर लॉगिंग क्या होता है कि जहाँ पे पानी का ठहराव साल भर नहीं है लेकिन कुछ समय के लिए है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग। ठीक है, वाटर लॉगिंग मतलब क्या हो गया कि आप देखते होंगे कि बारिश हुआ और पानी जो है आपके जो रोड्स थे उस पर पानी आके अटक गया। ठीक है, अब ये इस पानी को निकलने में कितना है? 2-3 दिन का टाइम लग रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग। पानी रुक रहा है मतलब वाटर लॉगिंग है। स्वैम्पी कंडीशंस क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? ये एरिया दलदल टाइप का हो जाएगा, अगर नीचे मिट्टी है तो ये दलदल हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्या होगा? मच्छर मक्खी ये सब ज़्यादा उगने मतलब आने लग जाएगा। ठीक है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड स्वैम्पी कंडीशन। दलदल टाइप का जो जगह ये कंडीशन हुआ दैट इज़ स्वैम्पी कंडीशन। ठीक है, वाटर टेबल राइजेस इन रेनी सीजन एंड ड्रॉप्स इन द ड्राई सीजन। ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि पानी जब बरसेगा तो वाटर टेबल भी बढ़ेगा, क्योंकि सॉइल में पर्कुलेशन बढ़ जाएगा उस चीज़ का, पानी का, और वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और समर सीजन में वो चूँकि हम पानी खींच रहे हैं उसमें से, तो वो ड्राई होता चला जाएगा। ठीक है, खींचने वाले हम ही नहीं है, पेड़ पौधे भी पानी खींचते हैं नीचे से। अब आ गया स्प्रिंग, बोला था ना आपको स्प्रिंग एक चीज़ आएगा। ये देखिए स्प्रिंग का डेफिनेशन क्या है? स्प्रिंग का बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो पानी जो है प्रेशर के हाई प्रेशर स्लो प्रेशर मूव करती है और वो जहाँ से उसको पॉइंट मिलता है, कमज़ोर पॉइंट मिलता है, वहाँ से वो निकल जाता है। और कमज़ोर पॉइंट कौन सा हो सकता है? मोस्टली परमिएबल रॉक्स जो होते हैं या पोरस रॉक्स जो होते हैं वो क्या होता है? कमज़ोर पॉइंट होता है, उसको तोड़ फाड़ के, चूँकि प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा है तो उसको क्या करेगा? वो धकेलता रहेगा ओवर द टाइम ऑफ, एक दिन में नहीं लेकिन कम से कम 100-200 साल, 500 साल, 1000 साल में तो उसको तोड़ के बाहर निकलेगा वो, दैट इज़
स्प्रिंग। तो इसमें देखिए क्या डेफिनेशन क्या है, ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन रॉक्स रीचेज द पॉइंट वेयर द वाटर टेबल रीचेज द सरफेस, वाटर में गश आउट एज फाउंटेन, ये फाउंटेन की तरह ऐसे ऐसे करके निकलने लग जाएगा क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अब इसमें ये बोल रहा है कि वाटर टेबल जो है वो कि कहाँ पहुँच गया, ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन रॉक रीचेज द पॉइंट वेयर वाटर टेबल रीचेज द सरफेस। अब कहीं कहीं पे क्या है ना, वाटर टेबल नज़दीक में है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, निकल जाती है। ये देखिए ये स्प्रिंग है ना, वाटर टेबल जो है वो एकदम ज़मीन के पास पहुँच गया और यहाँ से ये फाउंटेन की तरह निकल जाएगा। ठीक है, जब तक प्रेशर हाई होगा तब तक ऐसा निकलता रहेगा और फिर धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर रिचार्ज पीछे से हो रहा था तो वेल एंड गुड, रिचार्ज पीछे से नहीं हो रहा है तो वो स्लो डाउन होकर धीरे धीरे बहते बहते वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल, एक टर्म आता है टिल्टेड स्ट्रेटा। ये क्या होता है टिल्टेड स्ट्रेटा? टिल्टेड स्ट्रेटा क्या होता है कि ये देख रहे हैं आप, ये क्या इम्परमेबल रॉक है। ठीक है, परमिशन नहीं मिलता है, यहाँ पे परमिशन, सॉरी इसमें नहीं, ये येलो वाला इसमें परमिशन मिलता है। तो ये जो इस टाइप के जो टिल्टेड है ना, ये जनरली अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, है ना। एग्जांपल भी मैंने ऐसा ही बताया था। ठीक है, इम्परमेबल रॉक है, परमेबल रॉक, इम्परमेबल है, परमेबल है, ऐसा करके ऐसा होता है, फिर परमेबल है, तो ऐसा अल्टरनेट लेयर्स चलता है। अगर यही चीज़ को अगर हम टिल्ट कर दें, थोड़ा सा ऐसा घुमा दें जो इस केस में है, तो इसको क्या बोलते हैं, टिल्टेड स्ट्रेटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक ही एग्जांपल है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यही एग्जांपल है टिल्टेड स्ट्रेटा का। इसमें क्या होता है ना कि एरोजन होते होते क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे अगर कोई एक्यूफर होगा, यहाँ पे एक्यूफर होगा तो इधर से इरोजन चालू हो गया तो ये ऐसा कट के मतलब निकल जाएगा। स्लम्पिंग भी हो सकता है, स्लम्पिंग भी आगे आएगा, वो देखेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा हो गया तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वही यहाँ बोलना चाह रहा है कि ऑल्टरनेट परमेबल एंड इम्परमेबल रॉक्स जो कि टिल्टेड इसमें होते हैं, टिल्टेड टाइप में होते हैं, एंड वाटर इमर्जेज एट द बेस ऑफ द परमेबल रॉक। ये परमेबल रॉक है, इसका बेस कहाँ है, यहाँ पर इसका बेस है ना, इसका बेस कहाँ है, यहाँ पे इसका बेस है। अभी जब इसका इरोजन होकर कि ये कुछ ऐसा ही रह जाए तो इधर से ये निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये बेस है इसका, तो यहाँ से अगर पानी जमा हुआ है तो ये इरोजन होते होते एक टाइम आएगा जब ये इधर से निकल के बाहर आ जाएगा पानी। ठीक है, वेल जॉइंटेड रॉक्स क्या होते हैं, वेल जॉइंटेड रॉक्स, वाटर पर्कुलेट्स डाउन टिल इट रीचेज द जॉइंट्स एंड इमर्जेज एट द सरफेस। होता क्या है ना कि मान लेते हैं एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे जॉइंट्स कहाँ पर हैं, हमारे जॉइंट्स यहाँ पर हैं, मान लेते हैं ये जॉइंट्स है। अभी बारिश जब होगी तो पानी पर्कुलेट करेगा। अभी क्या यहाँ पर इम्परमेबल लेयर है, इसको मान लीजिए आप इम्परमेबल लेयर है यहाँ पर, इससे नीचे पानी नहीं जा सकता। तो पानी जो है वो कहाँ तक पहुँचेगा, पानी यहाँ पर आएगा, ये पानी यहाँ पे ऐसा जमना चालू कर देगा, पानी है ये। ठीक है, इसके ऊपर होगा रॉक्स होगा, मतलब परमेबल रॉक्स होगा जो पानी यहाँ पर आगे जमा। इसको क्या होता है कि इसको ये दिखता है कि यहाँ पर इसको एक जगह मिल जाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि अब इधर से तो वो निकलेगा नहीं, घुस तो गया ग्रेविटी से, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कैसे कर जाएगा वो, कोई ऐसे ओपनिंग तो इसको मिला नहीं है। घुसा क्यों ये, क्योंकि ग्रेविटी मिला, ग्रेविटी इसको खींच लिया, यहाँ पहुँचा दिया ग्रेविटी, लेकिन यहीं से वो बाहर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बाहर जा सकता है, क्योंकि यहाँ से उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए, ऑल्दो यहाँ प्रेशर हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जाए इतना उसमें ताकत नहीं है। तब क्या होता है कि यहाँ पे उसको ये मिल जाता है एक क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट्स मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक इसको जॉइंट मिल गया। अब ये क्या करता है कि यहाँ क्या हो गया, यहाँ इसको खुला एक स्पेस मिल गया निकलने के लिए। तो इस जगह से क्या होता है कि इसको प्रेशर जो है वो फोर्स कर देता है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई रुकावट नहीं था। यहाँ तो रुकावट भी था, प्रेशर तो हाई था, ग्रेविटी के अगेंस्ट था और रुकावट था। तो ये रुकावट यहाँ से ख़त्म हुआ और ये एज अ गश आउट हो जाता है एज अ फाउंटेन। ठीक है, दैट इज़ वेल जॉइंटेड रॉक्स। ठीक है, डाइक और सील की बात हो रही है। डाइक और सील अगर अभी ये है, ये फ़ोटो भी आपका जीसी लियोंग से लिया हुआ है, ये ना इस पर सवाल आ सकता है। ठीक है, डाइक और सील्स क्या हैं। ठीक है, अभी क्या है कि जब ये जैसे सॉइल है, इसके अंदर ना ये पैसेज का स्ट्रक्चर है अलग अलग। ठीक है, इस पैसेज के स्ट्रक्चर में जो अलग अलग को हम अलग अलग नाम दे देते हैं स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनको जो इनके पैटर्न है उसके हिसाब से उसका नाम हमको याद करना है।
ठीक है, पहला तो ये देखिए सिल और डाइक में क्या अंतर है, दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, ये भी ब्रांच है ये भी ब्रांच है, तो ये क्या है बराबर की तरफ नीचे की मतलब उसी लेवल में निकल रहा है, जो स्पेस है उसको हम लोग सिल बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर की तरफ निकल रहा है दैट इज़ डाइक। ठीक है, तो इसका डाइक और सिल का डेफिनेशन एक बार आप चेक कीजिए, वैसे अपने पास आएगा आगे जब हम पढ़ने जाएंगे तो वो आएगा, मैं उसमें बताऊंगा। तो डाइक हो गया, सिल हो गया, और क्या हो गया, पैरासाइटिक कोन हो गया, और कौन सा है, इकोलिथ हो गया, डिस्टर्ब्ड सेडिमेंट्री रॉक, लैकोलिथ है, इकोलिथ नहीं लैकोलिथ है, फैकोलिथ है, ठीक है, सिंक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, ये सब वर्ड्स अपने पास आते हैं, बैथलिथ वर्ड आता है, ये सब कम आगे आएगा, जब जियोमॉर्फोलॉजी में घुसेंगे तब आएगा। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि डाइक और सिल से क्या होता है कि वाटर टेबल टू रीच द सरफेस, वाटर इशूज एज स्प्रिंग। ठीक है, उसको एक रास्ता दिखा देता है डाइक और सिल, जिससे कि वो बाहर अब निकल सके वापस। ठीक ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, अब कुछ लाइन्स हैं वो देखते चलते हैं। परमेबल रॉक्स बिटवीन इम्परमेबल रॉक्स, water issues at foot of the scarp as scarp foot and near foot of dip slope as dip slope spring। ठीक है, इसका फुट स्प्रिंग होना चाहिए यहाँ पे, स्प्रिंग, वाटर इशूज एज फुट ऑफ स्कार्प एज स्कार्प फुट स्प्रिंग बोल सकते हैं, या और नियर द फुट ऑफ डिप स्लोप एज डिप स्लोप स्प्रिंग। ठीक है ना, ये स्प्रिंग है। आते हैं इस पर, इससे पहले ये कास्ट एरिया एक देख लेते हैं, ज़्यादा बचा नहीं है, ख़त्म ही है टॉपिक। अच्छा, वेल्स बचा है, ठीक है, थोड़ा लेक्चर भी लंबा होता जा रहा है। चलिए, कास्ट एरिया क्या है, आते हैं इस पे, ऊपर वाले पे आते हैं पॉइंट पे। कास्ट एरिया एक बार देख लीजिए। कास्ट एरिया, रिवर अपियर्स, डिसअपियर्स एंड डी इमर्जेस। ठीक है, एग्जांपल कौन सा है, वॉक्लूसियन स्प्रिंग दैट इज रेफर्ड एज रिसर्जेंस, ये आपका एग्जांपल है उसका। बोल होता क्या है ना कि रिवर जो है, रिवर का फ्लो कैसा है, रिवर का फ्लो ऐसा है। ठीक है, रिवर का फ्लो ऐसा है। अभी ये आपको माउंटेन्स में था तो ये आपको दिख रहा था, माउंटेन्स कैसा था, माउंटेन्स ऐसा माउंटेन्स था तो ये आपको दिख रहा था। अभी क्या हो जाएगा कि थोड़ा स्वैम्पी एरिया आ जाएगा, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, अभी ऐसा रख लीजिए। अभी क्या आ जाएगा कि थोड़ा स्वैम्पी एरिया आ जाएगा और जो है मिट्टी इस पर ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ से हमको ना रिवर दिखता नहीं है। ठीक है, पत्थर पत्थर दिखता है खाली, रिवर यहाँ तक दिख रहा था, ये पत्थर पत्थर दिख रहा है, इसके अंदर पानी चला गया और अचानक से कहीं से वो निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है कि अपीयर्स, डिसअपियर्स एंड री इमर्जेस। ठीक है, इसको बोला गया है कास्ट एरिया। ठीक है, जहाँ पर ये जो जहाँ पर इमर्जिंग होता है ना, देख रहे हैं ना आप, ये कहीं से तो पानी आता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कहीं से तो निकल के आ रहा है ना, ये पानी बाहर ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ पानी आ रहा है ना, तो इसको जो ये री इमर्जेंस है ना, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कास्ट एरिया बोल देते हैं। ठीक है, अब इस पे आ जाए, स्क्रैप फुट, इसका फोटो एक बार मिल जाता ना तो मैं आपको और आराम से बता पाता, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं ना कि अपने को याद नहीं होते हैं। नहीं, चलिए मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। होता क्या है ना, ये एक माउंटेन्स था, है ना, ऐसा माउंटेन था। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि अब भसकने वाला बात याद है भसक जाता है, तो उसमें क्या होता था कि ये भसक जाता था, मान लेते हैं ये भसक के कैसा हो जाता था, ऐसा हो जाता था, और ये जो माल था वो कहाँ पे आ गया, ये माल कुछ यहाँ पे आ गया ऐसा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर यहाँ पे पानी होता, यहाँ रॉक्स हैं, यहाँ पे पानी है, ठीक है, कहीं भी पानी होगा, अब कितना ऊपर तक है उसमें नहीं जाते हैं डेप्थ में, मान लेते हैं कि यहाँ तक इसके नीचे नीचे पानी था। ठीक है, ये आपका क्या था, परमिएबल रॉक्स था, परमिएबल रॉक्स था। ठीक है, यहाँ पे पानी पानी है, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो उसको एक ये मिल जाए, पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से ये वाटर निकल के इधर नीचे की ओर फ्लो करने लग जाएगा, और चूंकि ये ढह गया है तो यहाँ से भी इसको एक पॉइंट मिल जाएगा कि वाटर इसको नीचे की ओर फ्लो कर जाए। तो ये जो निकलता ना यहाँ से जो वाटर थी, इस जो इस केस में आपका उसको बोलते हैं स्कार्प फुट स्प्रिंग। ठीक है, वाटर इशूज एट द फुट ऑफ स्कार्प, दिस इज स्कार्प, ये जो ये है इसको स्कार्प बोलते हैं। ठीक है,
ये इसको हम लोग स्कार्प बोलते हैं। तो स्कार्प यहाँ से पानी अपने को बाहर देखने के लिए मिल रहा है, स्कार्प फुट इसको बोलते हैं। और डिप स्लोप किसको बोलते हैं? यहाँ टूटा फूटा कुछ भी नहीं है, बस इसको एक पॉइंट मिल गया पानी को कि पानी यहाँ से निकलने लग गया, दैट इज डिप स्लोप। तो इसको ये हम क्या बोल रहे हैं, इस जो स्लोप है इसको डिप स्लोप बोल रहे हैं, और ये स्कार्प है तो स्कार्प के फुट से निकल रहा है तो स्कार्प फुट स्प्रिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए वेल्स पे। वेल्स आपको पता है ना, कुआं, इनार। ठीक है, इससे क्या होता है कि स्प्रिंग्स आर नेचुरल बट वेल्स आर मैन मेड। स्प्रिंग क्या होता है, उसको खुद ही एक रास्ता मिल रहा था जहाँ से वो निकल रहा था। वेल्स हम क्या करते हैं, वो खोद के गोल सा बनाते थे ना पहले, अब तो बंद हो गया वो सिस्टम। ठीक है, पहले क्या था कि 20 फीट 25 फीट पे ही साफ़ पानी मिल जाता था पीने के लिए। अब 20-25 फीट पे पानी साफ़ नहीं बचा है पानी पीने के लिए। अब तो 100 फीट पे भी पानी मिलना मुश्किल हो गया। इनफैक्ट 100 फीट का भी पानी जो है वो ढंग का नहीं बचा है पीने के लिए। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 200, 250, 300 फीट, 400 फीट पे जा रहे हैं, 500 फीट तक भी गए हुए हैं। ठीक है, वहाँ का पानी हम लोग पी रहे हैं, तो वो ज़्यादा साफ़ पानी होता है। तो पहले वेल्स होते थे 20 फीट 25 फीट नीचे होते थे, उनका पानी सफिशिएंट होता था पीने के लिए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, स्प्रिंग्स आर नेचुरल बट वेल्स आर मैन मेड। होल इज बोर्ड अंटिल इट रीचेज द वाटर टेबल ऑफ द परमानेंट डेप्थ विद कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया, ऐसा कुछ बना दिया और यहाँ पर आपको पानी मिल गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पे पानी पानी था, ये प्रेशर पे यहाँ तो यहाँ से पानी था, तो आप यहाँ तक पहुँच गए और ये क्या हो जाता है, ये इधर से आपका पानी यहाँ पर पहुँच जाता है। जहाँ पे प्रेशर बैलेंस हो जाता है वहाँ तक आपको पानी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वाटर को चाहे हैंड से या मैकेनिकल पंपिंग से निकालते हैं, हाथ से भी निकालते हैं ना ये लेकर के। ठीक, कॉमनली सीन इन एरिड एरियाज विथ लिटिल सरफेस वाटर। जनरली सूखा में ही देखते हैं, बट ऐसा नहीं है, हम लोग के एरिया में भी बहुत होता था। वहाँ तो खैर सूखा एरिया नहीं था, बट वहाँ पे भी पानी पीने के लिए जब अपना पास हैंडपम्प का सिस्टम नहीं आया था तब तक हम लोग उसी को यूज़ करते थे। बट आज के डेट में हैंडपम्प सिस्टम आ चुका है, तो वेल इज़ आउटडेटेड नाउ। स्टिल कहीं कहीं पर वेल दिख जाते हैं, बट मोस्टली द वेल्स आर आउटडेटेड। तो वेल्स आपको दिखते कहाँ हैं, जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पर आपको वेल्स दिखते हैं। खैर वहाँ तब हैंडपम्प भी नहीं लगा होगा, बट स्टिल। ठीक है, इसमें एक दूसरा कंसेप्ट आता है आर्टिसन वेल। ठीक है, मैंने आपको याद है कि आपको जब बताया था परमिएबल और इम्परमिएबल रॉक्स बताए थे आपको। ये इम्परमिएबल है, ठीक है, ये परमिएबल है ना, फिर ये इम्परमिएबल है। ठीक है, इसके बीच में भी पानी है जिसको हम नॉर्मल एक्यूफर बोले थे, और इसके बीच में भी पानी है जिसको हम एक्यूफर बोले थे। एक्यूफर बोले थे, लेकिन साथ में मैंने एक ये छोड़ दिया था, इसको फिलअप करते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिशियन एक्यूफर। क्या बोलते हैं, आर्टिशियन एक्यूफर। अब स्पेलिंग देख लीजिए, वो तो अब लिखने में थोड़ा ऐसा हो गया है। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, आर्टिशियन एक्यूफर बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये बनता कैसे है, तो ये जो पानी से भरा हुआ है ना, ये आज से नहीं भरा हुआ है, मतलब बहुत समय पहले से भरा हुआ है, मिलियन ईयर रख लीजिए उस टाइम से भरा हुआ है। एक बार आप इसको खाली कर देंगे ना, तो ये फिर भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी घुस नहीं सकता। अब ये घुसा कैसे पानी इसमें, तो उसका यहाँ पे ये फॉर्मेशन का ये दिया हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़िए, मैं आपको मोटा मोटा इसका बता देता हूँ क्या है। ठीक है, होता क्या था ना, होता ये था कि पहले एक बेसिन जैसा ऐसा इम्परमेबल रॉक्स का सिस्टम क्रिएट होता था। ठीक है, इसमें पानी आके डल जाता था। ठीक है, पानी इसमें बढ़ गया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि फिर कुछ 1000 साल बाद इस पर क्या हुआ, एक पत्थर आके गिर गया। ठीक है ना, इम्परमेबल, ये पानी क्या हो गया, ये ट्रैप्ड हो गया यहाँ पे पानी, ट्रैप्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। निकाल पाते क्या नहीं है, जनरली नहीं निकालते हैं। ठीक है, impermeable locks its movement from top and bottom. Aquifer is saturated to the brim of the basin. Depth varies with place. ऑस्ट्रेलिया एंड सहारा डेजर्ट एरियाज में ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये आर्टिसन, अभी आर्टिसन एक्यूफर हम देखे हैं, हम लोग क्या देखें, आर्टिसन एक्यूफर देखे हैं। आर्टिसन वेल पे अभी आएंगे, अभी हम लोग आर्टिसन वेल पे आए नहीं हैं। ठीक है, तो वाटर इज ट्रैप्ड इन द एक्यूफर अंडर प्रेशर। When the well is bored, pressure of the water downwards forces the water up and bore hole to gush out of the as a fountain। अब क्या करते हैं ना कि आप ये देखिए इसमें कि आप ये क्या है, अनकन्फाइंड एक्यूफर है। ठीक है ना, और ये क्या है, कन्फाइंड, अरे नहीं है ये नहीं, ये कन्फाइंड एक्यूफर है। ये जो पानी पानी देख रहे हैं ना आप, कन्फाइंड है, ये अपना इम्परमिएबल लेयर है, ये क्या, ये इम्परमिएबल लेयर है, और ये अब कन्फाइन हो गया। अब इस पानी को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें एक आर्टिसन वेल डालेंगे। नॉर्मल वेल्स कहाँ डालते हैं, वाटर टेबल वाला जो वेल होता है वो ये ऐसा डाला हुआ, इसी लेवल तक डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन आर्टिसन वेल क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा और नीचे तक ले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर यहाँ पर प्रेशर कम है तो नॉर्मल वाटर फ्लो होगा, और अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा है
यहाँ पे प्रेशर अगर ज़्यादा था तो ये गश की तरह फाउंटेन की तरह फ्लो होगा। ठीक है, कुछ देर फ्लो करेगा, उसके बाद पानी थोड़ा कम होने लग जाएगा, प्रेशर बैलेंस होने लग जाएगा, फिर वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, एज अ फाउंटेन। ठीक है, आफ्टर सम टाइम प्रेशर डिक्रीजेज एंड पंपिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक बार प्रेशर उसका डिक्रीज कर गया, उसके बाद आप उसको पंप आउट कर सकते हैं जब तक पानी खत्म नहीं होता ऑब्वियसली। ठीक है, दिस वाटर इज़ अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एज इट इज़ हॉट। ये ऑब्वियसली ये काफ़ी नीचे है पानी, तो ये गर्म होगा, एंड कंटेन्स लॉट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, है ना। ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। वेल्स डिप्लीट ग्राउंड वाटर, अब ये तो पता ही है ना, वेल्स डिप्लीट ग्राउंड वाटर। अब पानी घिसते जाएंगे तो पानी तो वाटर टेबल खत्म, गिरेगा ही, डिप्लीट होगा ही। डिप्लीट मतलब क्या होता है, गिरना होता है, लूजिंग, लॉस। ठीक है, एज वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फास्टर एंड देन नेचुरल कंडीशंस, उसको जो रिचार्ज करने का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जल्दी से पानी निकलता है और वो खाली होता चला जाता है। मच फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय रेनफॉल, वही तो लिखा हुआ जो आपको मैंने बताया था। अब ये आप देख सकते हैं कि ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है, ये आर्टिसन एक्वीफर है, ये कन्फाइंड एक्वीफर है। तब इसका क्या है, इसका भी पानी निकाल सकते हैं। इसके लिए आर्टिसन एक्वीफर के लिए आपको आर्टिसन वेल चाहिए, और इसके लिए भी आपको मतलब काफ़ी और डेप्थ जाना पड़ेगा, 1000 फीट मान लीजिए जाना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें एक ये केस बनता है, दो चीज़ें हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको अब सब कुछ यहाँ पे अपने को क्लियर हो जाएगा। पहला तो वाटर टेबल, ये तो क्या है अपना ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाटर टेबल है। वाटर टेबल मतलब सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, ये स्ट्रीम से मतलब ये नदी फ्लो कर रही है ना। ये क्या है कि ऐसा पिक्चर है और नदी ऐसे फ्लो कर रही है, आगे से पीछे नदी फ्लो कर रही है और हम ऐसे पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब नदी हो गया, नदी फ्लो कर रही है। ये अनकन्फाइंड एक्वीफर है। अभी यहाँ घास आ गया, अभी हमको क्या है, इससे रिचार्ज होता है। रिचार्ज होते क्या हो जाता है कि ये पीने के लिए बढ़िया कैसे हो जाता है, क्योंकि ये फिल्टर आउट हो चुका है पानी, जो मिट्टी है उसको फिल्टर का काम कर देती है। हम नॉर्मल वेल लगाते हैं, यहाँ पे पंप लगाते हैं पानी का, हैंड पंप, और ये पानी निकाल लेते हैं। तो ये पहला लेयर हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लेयर उसके बाद होता है कि इम्परमेबल लेयर आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं इम्परमेबल लेयर आ गया, और पानी को ये आगे घुसने नहीं देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग आर्टिसन वेल लगाते हैं। ये आर्टिसन वेल लगाया और पानी गश की तरह निकलेगी, या फिर आप पंप आउट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपका उस समय ज़रूरत हो। इसको रिचार्ज हो सकता है ये, ठीक है, अगर लेकिन इसका रिचार्ज धीरे होगा, क्योंकि इसके लिए इसको रिचार्ज करने के लिए कितना जगह है, इतना ही जगह है। इसको रिचार्ज करने के लिए कितना जगह, ये पूरा जगह इसको रिचार्ज करने के लिए है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये साल भर में नॉर्मल अगर यूज़ हो तो ये साल भर में रिचार्ज हो जाता है। अब इसको कंपेयर कीजिए आप इससे, तो इसको कम से कम, और ये 1 साल में हो जा रहा है, तो इसको कम से कम आपको 10 साल लगेंगे, 10 ईयर्स। ऐसा एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं समझने के लिए कि टाइम कैसे पता चलता है। उसके बाद आता है कॉन्फाइंड एक्वीफर। कॉन्फाइंड मतलब इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, ये तभी से फंसा हुआ है जब से उसका फॉर्मेशन हुआ, और अब उसको आप फर्दर रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार ख़त्म मतलब ख़त्म। हाँ, डाउन द लाइन अभी आज से 10,000 20,000 साल बाद हो सकता है कि टूट फूट के वापस उससे वो रिचार्ज हो जाए, बट अभी 1 साल 10 साल 100 साल में तो नहीं हो सकता है। आपका 3-4 पुश्त तो उस पानी को नहीं दिखेगा, और उस पानी को आप निकाल लिया। वैसे भी वो पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं होता है, बहुत नीचे का पानी है। ठीक है ना। ठीक है मित्रों, ये यहीं ख़त्म होता है। अगले से हम लोग ये बेसिक्स हमने देख लिया जियोमॉर्फोलॉजी का। अगले लेक्चर से हम लोग सीधी जियोमॉर्फोलॉजी में डाइव करेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में डाइव करेंगे। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोग्राफी, ये तीनों का। तो पहले हम लोग इससे डाइव करना शुरू करेंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें प्लीज़, और आप मुझे भानु 1192 पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे है, इंस्टाग्राम पे। फेसबुक उतना एक्टिव नहीं हूँ मैं, इंस्टाग्राम में जनरली खोल के चलाता रहता हूँ। ठीक है मित्रों, चलिए इसको यहीं समाप्त करें। टाटा।